हेलो एवरीवन। अंडमान निकोबार के अंदर वी हैव अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कॉल्ड एज ग्रेट निकोबार। और 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत 2021 में हमने ये डिसाइड किया कि हम निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड को हम पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली 2025 में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया। बट रिसेंटली इट हैज बीन इन न्यूज, जिसके कारण काफी सारी कंट्रोवर्सी यहां पर हो रही है। आज इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी को प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंट्रोवर्सी क्या है, न्यूज क्या है। देखिए, 2025 में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और 2026 आते आते इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो बढ़ करके ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ तक हो चुका है। जिसके कारण काफी सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, काफी सारे डिबेट्स हो रहे हैं कि क्या इतना पैसा लगा करके हम एक सिंगल प्रोजेक्ट को वायबल बना सकते हैं, क्या इकोनॉमिकली वायबल है, क्या इतना सारा पैसा लगाकर इस प्रोजेक्ट को हम सस्टेन कर सकते हैं। सेकंड, क्या हमारी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिकली क्लियर है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत उनका मेन एम क्या है, एम क्या है हमारा इसके तहत। और थर्ड चीज, हम जानते हैं कि ग्रेट निकोबार इकोलॉजिकली एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। तो क्या इस पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कारण जो भी इकोलॉजिकल इश्यूज हमें आएंगे, क्या इसके लिए हम तैयार हैं। इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आज हम इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी को प्रॉपर्ली समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स अंडरस्टैंड कि इस ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चार कोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फोर कोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। पहला है कि यहां पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास में वी हैव अ स्मॉल स्पॉट कॉल्ड एज गैलाथिया बे। इस पर्टिकुलर गैलाथिया बे के पास में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के शिप्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपने कार्गो को लो करके यहाँ पर रुक सकते हैं। और फाइनली इस पर्टिकुलर सिंगल प्लेस से कार्गो जो है अलग अलग कंट्रीज में शिप किया जाएगा, भेजा जाएगा। सेकेंड, ग्रेट निकोबार में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि यहाँ की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेटर कर सके, सो दैट बहुत सारे बिजनेस जो है यहाँ से डायरेक्टली थ्राइव कर सके। थर्ड चीज, एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर गैस और सोलर के पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिसका ओवरऑल हमारा एम है 450 मेगा वोल्ट एम्पियर्स। इस पर्टिकुलर लेवल का हमें पावर प्लांट बनाना है। और फोर्थ, जितने भी वर्कर्स इंजीनियर्स यहाँ पे काम करेंगे उन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाया जाएगा, जिसके अंदर एक ही प्लेस में हॉस्पिटल्स, एजुकेशन के लिए स्कूल्स, प्रॉपर मार्केट्स, ये सारी की सारी चीजें एक जगह पर प्रेजेंट होंगी। ये चारों चीजें कंबाइन होकर के आपके ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बनाती हैं। ठीक है, अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जिसे हम पीआईबी कहते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अंदर यह बोला गया है कि जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है इसकी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी इसका एम है ना, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के कारण, उससे पहले ये चीज समझिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में बनाने की कोशिश की जा रही है, राइट। बट पीपीपी के पार्टनरशिप में हमेशा एक देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज पीपीपीएसी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अप्रेजल कमेटी होती है। इसका मेन काम ये होता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल में आता है तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सबसे पहले ये लोग फंडिंग करते हैं। इस फंडिंग को क्या बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसका मेन एम ये होता है कि जब पीपीपीएसी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो ये एक टाइप का सिग्नल देती है। ये एक सिग्नल होता है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काफी ज्यादा वायबल है, यहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। रिसेंटली ये हुआ है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर का ये एक रिपोर्ट आया है जिसके तहत उन्होंने बोला है कि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर जो पीपीपीएसी है यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उन्होंने लगभग 12,000 करोड़ रुपए जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए लगाने थे, पैसे देने थे, वायबिलिटी गैप फंडिंग देनी थी, वो चीज देने से मना कर दिया है और उनको बोला है कि आप अपना पैसा खुद से जुगाड़ कीजिए। यू हैव टू गेट योर ओन मनी, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट मनी। इसके कारण क्या हुआ, बेसिकली ये एक सिंबल चला गया है, ये एक टाइप का सिग्नल चला गया है सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स को कि अब वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर शायद इन्वेस्ट ना करें, जिसके कारण यहां पर इकोनॉमिकली वायबल ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा अभी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट चीज, जैसे मैंने आपको बताया, पीआईबी जो फाइनेंस मिनिस्टर की एक बॉडी है, उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन प्लानिंग का भी प्रॉब्लम बताया। उन्होंने बताया कि जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है इसकी जो ओवरऑल प्लानिंग है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो स्ट्रेटेजिक एम्स है, वो प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है। अगर ये फाउंडेशन से क्लियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाकर के हम इतना सारा पैसा लगा देंगे बट क्या उसके सेम लेवल के रिटर्न्स हमारे पास आएंगे। ये काफी सारे इश्यूज हैं जिसके कारण ये प्रोजेक्ट के कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। और देखो, इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के थ्रू एक स्टेटमेंट रिलीज करवाई कि जो गलाथिया बे है, ये जो गलाथिया बे जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये वाला, और जो ये ग्रेट निकोबार का ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक मिलिट्री के लेवल पे बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस चीज को पहले कभी नहीं बोला गया। अभी जब प्रॉब्लम्स हो गई हैं, फंडिंग्स नहीं आ रहे हैं, तब जाकर के इसको स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री का लेबल दिया जा रहा है।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो अप्रेजल कमेटी है उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, रादर उनको बोला है कि आप अपना खुद से पैसा इकट्ठा करो, इंटरनली आप अपना ये पैसा इकट्ठा करो। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ओवरऑल जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, समझते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, जो मलाका स्ट्रेट है, मलाका स्ट्रेट से काफी ज्यादा क्लोज है। मलाका स्ट्रेट आप जानते हो, हमारे ऑलमोस्ट 30% जो ऑयल है हमारे वर्ल्ड का वो मलाका स्ट्रेट से होकर गुजरता है। सो वहीं के जस्ट पास में आपका ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनेगा अगर बनता है तो, और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा रीरूट करेगा बहुत सारे शिप्स को, स्पेशली साउथ एशियन नेशन से बहुत सारे शिप्स जो हैं वो डायरेक्टली निकोबार के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाकर के। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर एक ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग लेन भी है, ये इस पर्टिकुलर लेन के थ्रू भी, मतलब इस पर्टिकुलर लेन के भी काफी क्लोज है हमारा ग्रेट निकोबार पोर्ट, जिसके कारण वंस अगेन बहुत सारे शिप्स को रीरूटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे शिप्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली ग्रेट निकोबार पोर्ट का फायदा उठा सकते हैं, और इसके तहत क्या होगा, जो हमारे ग्रेट निकोबार पोर्ट है उसका भी ओवरऑल जो बिजनेस है काफी ज्यादा लूम हो सकता है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है चीज। नेक्स्ट चीज, क्या इसके इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स होंगे? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। अगर हम इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पूरे के पूरे ग्रेट निकोबार के आइलैंड पे फैला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है लाखों पेड़ काटे जाएंगे, लाखों ट्रीज काटे जाएंगे। और मैं आपको एक आयरनी वाली बात बताता हूं, ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी पेड़ यहाँ पे कटेंगे, जो भी ट्रीज यहाँ कटेंगे, इसकी एक ऑल्टरनेटिव ट्री, मतलब हर एक ट्री कटने पर उसके ऑल्टरनेटिव में एक नया ट्री उगाया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा के एक फॉरेस्ट को चूज किया गया है कि वहां पर उगाया जाएगा। बट सोचो, क्या ये चीज लॉजिकल है? क्या ये चीज इकोलॉजिकली बैलेंस क्रिएट करेगा अगर हम एक पर्टिकुलर जगह के ट्री को काट करके किसी और दूसरे स्टेट में, स्पेशली निकोबार जैसी जगह से ट्री काट करके हम हरियाणा जैसे जगहों पर अगर ट्री लगाते हैं, तो क्या दोनों की इकोलॉजिकल बेनिफिट सेम रहेंगे? द आंसर इज नो। सो पहली चीज, एक बहुत बड़े लेवल के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काटा जाएगा, बहुत सारे ट्रीज को काटा जाएगा। सेकेंड चीज, बहुत सारे ऐसे एंडेमिक स्पीसीज हैं जो कि इसी ग्रेट निकोबार के आसपास में रहते हैं, जैसे कि लेदरबैक टर्टल, इनके जो भी नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यहाँ पर। और थर्ड चीज, बहुत सारे ऐसे एंडेमिक बर्ड्स हैं, जैसे निकोबार का मेगापोड बर्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ निकोबार में ही पाया जाता है। वंस अगेन इनकी भी पूरी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर ट्रीज कट जाएंगे तो। सो इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स अभी बहुत ज्यादा आउटवे कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को। नेक्स्ट चीज इज, क्या सोशल लेवल पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है? द आंसर इज नो। वंस अगेन बहुत सारे ऐसे ट्राइबल काउंसिल्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि उनसे प्रॉपर कंसेंट नहीं लिया गया था, और उनसे जो भी कंसेंट लिया भी गया था कि अगर उन्हें अपनी जमीन देनी है तो उन्हें प्रॉपर्ली सब कुछ बताया नहीं गया था, फुली डिस्क्लोज नहीं किया गया था। दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल लोग हैं जिनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ले ली जा रही है, और बदले में ऑब्वियसली उनको प्रॉमिस किया जा रहा है कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन इनका इशू ये है कि 2004 में जब निकोबार में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, आपको याद होगा, ग्रेट इंडियन सुनामी आया था, इंडियन ओशन का बहुत बड़ा सुनामी आया था, जिसके कारण हजारों घर बर्बाद हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। और 2004 में ये बोला गया था कि जितने भी लोग इससे अफेक्ट हुए हैं उन सबको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। बट 2026 हो गया है, 22 साल हो चुके हैं, बट आज तक वो पर्टिकुलर रिहैबिलिटेशन किसी का भी नहीं किया गया है। तो वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज का, जो भी ट्राइबल काउंसिल्स है, उनका ये कहना है कि 2004 का जो वादा किया था वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो 2026 में आप जब बोल रहे हो कि हम रिहैबिलिटेट करेंगे, ये कब पूरा होगा? सो वंस अगेन यहां पर भी गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन इज, कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं? तो यू शुड नो, दो मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है। पहला है शॉम्पेन ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, और एक निकोबारीज ट्राइब्स है। ये दोनों ही ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे ग्रेट निकोबार के अंदर रहते हैं। सो